Hello everyone, this is me Shruti from Economics classes and I'll be teaching you science. तो if आपको साइंस के टफ कॉन्सेप्ट समझने में डिफिकल्टी होती है then this video will be really helpful for you. इस वीडियो में हम लोग मेनली एनर्जी पे फोकस करेंगे, यानी कि हम लोग एनर्जी के ऊपर डिस्कस करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, उसका कन्वर्शन. तो चलिए शुरू करते हैं. तो चलिए फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं. सबसे पहले ये जो टर्म है मैकेनिकल एनर्जी. अब मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है? कोई एक बॉडी है जो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पे है और अपने स्टेट ऑफ मोशन पे है, तो उस बॉडी पे जो एनर्जी होती है, उस बॉडी में जो एनर्जी होती है उसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं. चाहे वो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पे हो यानी कि मूव नहीं कर रही हो, या स्टेट ऑफ मोशन पे हो यानी कि मूव कर रही हो. डिपेंडिंग ऑन दैट देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी एक फॉर्म और दूसरा फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी. तो जब बॉडी अपने रेस्ट पे होती है, ठीक है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है? पोटेंशियल एनर्जी. और जब बॉडी मूव कर रही होती है तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू इट्स मूवमेंट. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जब बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, या अपने पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी है, या उसके साइज की वजह से, या उसके चेंज इन शेप की वजह से, तब उस बॉडी में जो भी एनर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. एंड काइनेटिक एनर्जी क्या है कि जब कोई बॉडी मूव कर रही है और उसके मूवमेंट के हिसाब से, उसके मूवमेंट की वजह से उस बॉडी में जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग दूसरा डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि मैकेनिकल एनर्जी इज द सम टोटल, ठीक है, ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. मतलब मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. इन दोनों एनर्जीज के मेल को ही हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं. पोटेंशियल एनर्जी के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होते हैं? जैसे कोई स्प्रिंग है, उसे जब आप स्ट्रेच करते हो तो आपने उसका कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आपने उसका शेप चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से उस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है. या दूसरा एग्जांपल होता है कि कोई बॉडी एक सर्टेन हाइट पे है, और अब हाइट पे होगी तो उस बॉडी पे क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी जो उस बॉडी को नीचे खींचेगी. तो अब एक बॉडी हाइट पे है, स्टैग्नेंट है, वो रेस्ट पे है, तब उस दौरान उस बॉडी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो उस दौरान उस बॉडी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी. काइनेटिक एनर्जी के क्या रियल लाइफ एग्जांपल्स होंगे? जैसे कि मूविंग कार है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट में हो या मूव कर रहा हो, तब उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी. पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या होता है? U. एंड काइनेटिक एनर्जी का सिंबल क्या होता है? K. मतलब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग K से डिनोट करते हैं. देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पहला जो हमने अभी जस्ट पहले डिस्कस किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो यहां पे ध्यान दीजिए, बॉडी के पोजीशन की वजह से और बॉडी के शेप की वजह से भी जो एनर्जी उसमें स्टोर होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा था. तो बॉडी के पोजीशन की वजह से, यानी कि बॉडी जब एक हाइट पे प्लेस्ड होती है, तब उस बॉडी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करती है. फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे हमेशा अर्थ की तरफ खींचेगी. अगर आप एक बॉल को ऊपर फेंक देंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे अपने तरफ खींचेगी. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से बॉडी में जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉल है जो कि एक हाइट पे है, ग्राउंड से एक हाइट पे है, इस हाइट को हम लोग मान लेते हैं h. अब ये बॉल इसी पोजीशन पे है, ये अभी नीचे नहीं जा रहा, तो इस बॉल पे, ठीक है, अभी पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है. ठीक है, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट कर रही है, और इस अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी इसमें स्टोर होगी उसे ही हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. कमिंग बैक टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जो बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन यानी कि शेप चेंज होने की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्जांपल, अगर आप स्प्रिंग अगर आप उसे स्ट्रेच कर रहे हो तो आपने उसका शेप चेंज कर दिया है, ठीक है, बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स आपने उसका शेप चेंज कर दिया है. इस शेप चेंज होने की वजह से जब उस स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी.
अब अगर आप उसे छोड़ दोगे तब वो स्प्रिंग अपने आप अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो आपने वो शेप जो है उसे चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, और जैसे ही आप उसे छोड़ोगे वो अपना ओरिजिनल शेप वापस ले लेगा। तो फर्स्ट यूनिट में हमने डिस्कस किया था कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, mgh, और ये हम लोग वापस से एक बार रिकैप कर लेते हैं फ्री फॉल का एग्जांपल लेके। फ्री फॉल में क्या था कि एक बॉडी एक सर्टेन हाइट पे थी, तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इस केस में क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स क्या हो जाएगा, m इंटू जी, ठीक है। और s यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, बॉडी यहां से इधर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है h, देयरफॉर हमने s के जगह h लगा दिया है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, mgh। पर अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी mgh कैसे हो सकता है। हाँ, ये फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है, तो ये भी mgh, ये भी mgh क्यों, इसको एक्सप्लेन करती हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और कुछ भी नहीं है, जब हम इस बॉडी को सरफेस पे, मान लीजिए पहले ये बॉडी सरफेस पे थी, तो इसको हम लोग जब एक हाइट पे प्लेस कर रहे थे तो हमने इस पे काम किया, हमने फोर्स एक्सर्ट किया और उसको इतने हाइट तक डिस्प्लेस किया, तो हमने भी इस पे काम किया, वर्क डन mgh ही होगा, बिकॉज वी वर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के खिलाफ जाकर के हमने उसे एक सर्टेन हाइट पे रखा, इसीलिए mgh वर्क डन हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और कुछ भी नहीं है, जब हम इसे एक हाइट पे लेके जाते हैं तो हम जितना काम करते हैं वो उस बॉल में स्टोर हो जाता है, और उसी एनर्जी को, उसी काम को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसीलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला एक ही है, दैट इज mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर, जहां पे m मास ऑफ द बॉडी है और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाफ इंटू mv स्क्वायर। एंड फिर आता है मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। पर अलग अलग बॉडी का मोमेंटम अलग अलग होता है। अब ये मोमेंटम है क्या, मोमेंटम है कि वो बॉडी कितना इंपैक्ट क्रिएट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक तरफ है एक बॉडी जिसका मास भी ज्यादा है और वो ज्यादा वेलोसिटी के साथ भी ट्रैवल कर रही है, तो वो अगर किसी चीज से कोलैप्स कर जाती है तब वो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन का ले लो, अगर किसी इंसान को हिट करती है ट्रेन तो कितना बड़ा इंपैक्ट होता है। अब सेम है एक मोटरसाइकिल जिसका साइज छोटा है और वो कम स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है, तो उसका मास भी कम है एज कंपेयर टू द ट्रेन और उसका वेलोसिटी भी कम है एज कंपेयर टू द ट्रेन। तो मोटरसाइकिल से जरूरी नहीं है कि वो इंसान की डेथ हो जाएगी, बट ट्रेन के केस में क्या होता है, 99% वो इंसान टपक जाता है। तो मोटरसाइकिल के केस में क्या होता है कि थोड़ी बहुत इंजरीज हो सकती है, तो उसने क्या कम इंपैक्ट क्रिएट किया क्योंकि उस बॉडी का मास भी कम है, वेलोसिटी भी कम है। और ट्रेन के केस में क्या है, मास भी बहुत ज्यादा है और वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है। तो मोमेंटम क्या है, इंपैक्ट क्रिएटेड बाय द बॉडी, जिसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, ये है मोमेंटम का फॉर्मूला mv। तो अब हम लोग इसमें v को साइड कर लेंगे तो हमें मिलेगा p by m। अब इस v का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट होगा, तो k इज इक्वल्स टू हाफ m और v स्क्वायर की जगह p by m का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो m ये कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे बस एक m बचेगा, तो इसको हम लोग p स्क्वायर बाय 2m लिखेंगे। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का ये रिलेशन क्या है, p स्क्वायर बाय 2m। इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ p भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2mk और रूट इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 2mk। तो कौन सा दो रिलेशन हमें मिलता है,
पहला ये k इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m और दूसरा p इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2mk। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि आप एक बॉडी पे जितना वर्क कर रहे हो, ठीक है, जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप एक मूविंग बॉडी पे जितना फोर्स एक्सर्ट करोगे, उस पे जितना वर्क करोगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही इंक्रीज होगी। तो उस केस में हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे, हाफ mv स्क्वायर। अब यहां पे v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। मतलब कि शुरुआत में बॉडी की स्पीड ये इनिशियल वेलोसिटी है, उसके बाद आपने उस पर जितना वर्क किया, ठीक है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ये है। तो वर्क डन क्या है कि शुरू में बॉडी एक सर्टेन स्पीड के साथ मूव कर रही थी, फिर हमने उस पर फोर्स एक्सर्ट किया, तो उसकी फाइनल स्पीड क्या चेंज हो जाएगी। तो उस केस में हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, जहां पे v है फाइनल वेलोसिटी और u है इनिशियल वेलोसिटी। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्म्स होते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी के कितने फॉर्म्स होते हैं, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांजिशनल का मतलब होता है लीनियर, यानी कि स्ट्रेट लाइन पे। तो जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है तब उसमें ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। रोटेशनल क्या होता है कि बॉडी एक पॉइंट पे फिक्स्ड है एंड वो उसके इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, तब उस बॉडी पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। और लास्टली वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल क्या है कि बॉडी अपने ही पोजीशन पे टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रही है। टू एंड फ्रो मतलब कि क्या, कि कभी इधर, उसके बाद वापस अपने मेन पोजीशन पे आना, फिर इधर, फिर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना। लाइक दिस इज द बॉडी। तो पहले ये इधर आएगी, फिर वापस इधर आएगी, फिर इधर आएगी और फिर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न करेगी। और ये सब बहुत फास्ट पेस में होता है। तो जब बॉडी ऐसे वाइब्रेट करती है तब उसमें वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। अब हम समझेंगे कि एक बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी का जो कन्वर्शन होता है काइनेटिक एनर्जी में कैसे होता है, मतलब पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है। मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, अब ये इसमें लाइक ये एक सर्टेन हाइट पे है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी P नहीं U, एंड इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो जब ये बॉडी उस हाइट से नीचे आएगी तो वैसे वैसे ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होती रहेगी, काइनेटिक एनर्जी में। और जब तक बॉडी नीचे आएगी, ठीक है, सरफेस पे आएगी, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होकर के काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा mgh, ठीक है। तो इसमें हमने क्या समझा कि बॉडी में जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो जैसे जैसे वो मूव करेगी वैसे वैसे उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, उसके काइनेटिक एनर्जी में। अब आइए जानते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ एनर्जी है जो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सोलर एनर्जी क्या होती है, एनर्जी गिवन आउट बाय द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। हीट एनर्जी, जब भी बर्निंग या कंबशन होता है, ठीक है, तब जो एनर्जी रिलीज होती है एनवायरनमेंट में उसको हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी। अब है केमिकल एनर्जी, सॉरी पहले लाइट एनर्जी। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम लोग अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो लाइट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम लोग अदर ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। फिर आता है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होता है फॉसिल फ्यूल्स में, जैसे कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट है हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो से हम लोग को समझ जाना चाहिए कि ये वाटर से रिलेटेड है। तो फास्ट मूविंग वाटर में जो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी, और इसी एनर्जी को डैम्स में यूटिलाइज करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन डेप्थ में थोड़ा समझाना चाहती हूं। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स है और दो ऑब्जेक्ट्स आपस में रब किए जा रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा दोनों बॉडीज में, ठीक है। तो एक जो बॉडी होगी वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स देगी, और क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे रही है तो वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड। दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो ले लेगी, जिसकी वजह से वो हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से दोनों बॉडीज के बीच में क्या डेवलप होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। दोनों बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो तब उन बॉडीज में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्म, वो है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे कि दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है कि बहुत ही हैवी न्यूक्लियाई जो होता है लाइक न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही हैवी होता है और अनस्टेबल होता है। तो उसमें हम लोग स्लो न्यूट्रॉन को, मतलब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को उसमें बॉम्बार्ड करते हैं, जिसकी वजह से वो स्प्लिट होकर के दो लाइट न्यूक्लियाई में बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, इसमें हम लोग एक स्लो न्यूट्रॉन को, ये न्यूट्रॉन है और ये स्लो जो हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, तो इसको हम लोग बॉम्बार्ड कर रहे हैं, तो ये दो लाइट न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा एंड स्लो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये आगे जाके फर्दर इन दो न्यूक्लियाई को वापस से बॉम्बार्ड करेंगे और ये स्प्लिटिंग का प्रोसेस कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन, ठीक है, स्प्लिट होना, हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई का स्प्लिट होना जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन, में भी बहुत अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है, ट्रेमेंडस अमाउंट, जो कि हम लोग सन के सरफेस पे देखते हैं। सन हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मेजर भी नहीं की जा सकती है। तो उसमें होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जब दो लाइट न्यूक्लियाई, ठीक है, कंबाइन होकर के एक हैवी न्यूक्लियाई बनाता है। तो आई होप न्यूक्लियर एनर्जी आप समझ गए होंगे। फिर भी एक शॉर्ट जिस्ट में मैं बता देती हूं कि न्यूक्लियर फिशन यानी कि स्प्लिटिंग और न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि दो लाइट न्यूक्लियाई के फ्यूजन के दौरान जो एनर्जी निकलती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। अर्थ के सरफेस के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। इन चेंजेस की वजह से उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो सरफेस के अंदर ही स्टोर हो जाती है। इसे हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, जो अर्थ के सरफेस के नीचे होती है। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। फास्ट मूविंग विंड, जैसे हाइड्रो एनर्जी थी, फास्ट मूविंग वाटर जो एनर्जी पोजेस करता है, वैसे ही फास्ट मूविंग विंड जो एनर्जी पोजेस करती है उसे हम बोलते हैं विंड एनर्जी। नेक्स्ट है साउंड एनर्जी। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो अपने वाइब्रेशंस अपने आसपास के एनवायरनमेंट में रिलीज करती है। वही वाइब्रेशंस जब हमारे कानों तक पहुंचते हैं तब हमें कोई भी आवाज आती है, ठीक है। तो वो एनर्जी क्या है, साउंड एनर्जी। लास्ट है मैग्नेटिक एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मैग्नेट ड्यू टू विच वो आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मैग्नेट में जो एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। अब लास्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, उसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या मूव कर रही है तो उस स्टेज में, उस बॉडी में जो भी एनर्जी स्टोर्ड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक। अब हम पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के कन्वर्शन के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है उसका एक एग्जाम्पल है डायनामो, जिसको हम लोग जनरेटर भी बोल सकते हैं। तो जब जनरेटर के पार्ट्स मूव करते हैं तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है, और जब ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और तभी हम लोग को जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोबारा मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, जैसे मशीन पार्ट्स में मोटर लगा दिया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके वो मशीन मूव करती है, और जब वो मशीन मूव करेगी तब उसमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी।
यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी बेहतरीन एग्जांपल है आयरन, जो जिससे हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके इजीली हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर हीट एनर्जी दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है? थर्मोकपल। थर्मोकपल हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में काम आता है। फिर आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी, ऑब्वियसली लाउड स्पीकर्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके हम लोग उसमें से साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फिर आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ही, इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से हम लोग सुन पाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी, जैसे बैटरी चार्ज की जाती है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब यही जो, अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल, केमिकल एनर्जी से वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो अब यही जो बैटरी सेल होती है उसे जब हम लोग यूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम आती है। फिर नेक्स्ट है केमिकल टू लाइट एनर्जी, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है कैंडल। कैंडल में जो वैक्स होता है इट पोजेसेस केमिकल एनर्जी, ठीक है, तो जब इसको हम लोग बर्न करते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है। वापस लाइट से केमिकल एनर्जी का एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स लाइट एनर्जी यूज करते हैं और क्या बनाते हैं? अपना फूड, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लूकोज ऑब्वियसली केमिकल एनर्जी पोजेस करता है। फिर लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकती है, तो जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसको, तब वो लाइट प्रोड्यूस करती है। फिर अब लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फोटोसेल का मेन काम यही होता है कि वो लाइट एनर्जी रिसीव करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो आई होप आपको ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म, ठीक है। तो अब ये हम लोग प्रूव करेंगे एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के एग्जाम्पल से। एक जो बॉडी है ये एक सर्टेन हाइट पे है, जो हाइट है h, ठीक है। अब इसका 3 पोजिशंस होगा A, B एंड C। तो ये वाली जो हाइट है वो हो गई x एंड ये वाली हाइट क्या हो जाएगी? h है ये फुल लेंथ, इसमें से अगर हम लोग x माइनस कर देंगे तो वही बचेगा ना, इस बीच का जो हाइट है वही बचेगा, तो ये वाली हाइट क्या हो जाएगी? h माइनस x। अब इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हम लोग को इसमें यही प्रूव करना है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है दोनों को मिला करके अगर दोनों को प्लस करे तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज mgh, ठीक है। हम लोग को तीनों पॉइंट्स पे यही प्रूव करना है। नाउ इस पॉइंट पे k इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज बॉडी मूव नहीं कर रही है तो ऑब्वियस सा बात है काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है, बॉडी एक सर्टेन हाइट पे है तो बॉडी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जिसका फॉर्मूला होता है mgh। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 0 प्लस mgh क्या होता है? mgh, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे दोनों का सम mgh है। अब आते हैं पॉइंट B के केस में। इसमें हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी आया कैसे है। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B क्या होगा? सबसे पहले वेलोसिटी हम लोग को चाहिए, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में वेलोसिटी लगेगा। तो हमें वेलोसिटी पहले निकालना होगा, जिसका एक फॉर्मूला है v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, जहां पे v² है बॉडी का फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी और a एक्सेलरेशन है, s अगेन डिस्प्लेसमेंट है। तो v², अब इनिशियल वेलोसिटी क्या था बॉडी का? शुरुआत में स्पीड क्या था? कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे हम लोग u² की जगह 0 लिख देंगे। a की जगह जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आएगा, एंड s की जगह ये जो हाइट है ना, क्योंकि बॉडी A से B तक ट्रैवल की है तो इन दोनों के बीच का हाइट क्या है? x, तो यहाँ पे x आ जाएगा। तो काइनेटिक ये जो फाइनल वेलोसिटी है v² जो है वो क्या है? 2gx आएगा। अब इसी v² के मतलब इसी v² का जो वैल्यू है वो हम लोग इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वो क्या आएगा? हाफ m 2gx। ये फाइनली कैंसिल आउट होके आएगा k इज इक्वल्स टू mgx। तो यहां से हमें काइनेटिक एनर्जी पता चल गई है, तो यही काइनेटिक एनर्जी mgx हो जाएगा एट पोजीशन B। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh।
जब बॉडी यहां पे थी तब जितने हाइट पे वो थी वही इसके फॉर्मूला में लग गया था, दैट इज हाइट के जगह हमने क्या लगाया था, ये h। अब बॉडी यहां पे है तो कितनी हाइट बची है, ये वाली हाइट बची है, तो यहां पे h माइनस एक्स इधर फॉर्मूला में लग जाएगा। तो अब हमें देखना है कि इन दोनों का सम mgh आता है या नहीं आता है। तो यहां पे दोनों के सम को देखते हैं। सबसे पहले k के जगह mgx है एंड u के जगह है mgh माइनस एक्स। mg ये h हो जाएगा माइनस ये mgx हो जाएगा, तो प्लस mgx और माइनस mgx कट के ये फाइनल अगेन सम क्या आ जाएगा, mgx। जब बॉडी ऊपर से नीचे जाती है तो जितनी भी उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होके काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर जितना भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है वो यूज होके किसमें आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी तो mgh हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों हो जाएगी, बिकॉज नीचे कोई हाइट ही नहीं है, बॉडी सरफेस पे आ चुकी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब बॉडी इज एट अ हाइट, पर इस केस में तो बॉडी की कोई हाइट नहीं है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी जो स्टार्टिंग में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी कन्वर्ट होके किसमें शिफ्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में शिफ्ट हो गई। तो ये तीनों पॉइंट्स पे दोनों का सम कांस्टेंट ही रहा है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। तो ये प्रूव्ड हो चुका है। तो अब सेम प्रिंसिपल हम लोग सिंपल पेंडुलम के एग्जांपल से भी देख लेते हैं कि ये प्रूव होता है कि नहीं। इसमें भी थ्री पोजीशंस है A, B एंड C। तो हम लोग वहां पे देखेंगे कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है। तो पहले तो बॉडी अपने रेस्टिंग पोजीशन पे है तो इसमें लाइक जीरो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी जीरो है। पर जब ये बॉडी A से B तक, मतलब ये पेंडुलम का जो बॉब है वो A से B तक जाएगा, वो एक सर्टेन हाइट में पहुंच जाएगा और हाइट में अगर कोई बॉडी चला जाएगा तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh, और काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। अब जब बॉडी मतलब ये जो बॉब है वो वापस से पॉइंट A पे जाएगा, तब ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वो यूज हो रही है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब बॉडी मूव करती है फ्रॉम अ हाइट तब वो कन्वर्ट हो जाती है उसके काइनेटिक एनर्जी में। तो जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब जब ये बॉब इधर से पॉइंट A तक जाएगा तब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगेन अब ये A से जब C तक जाएगा तब उस केस में वापस से एक सर्टेन हाइट पे पहुंच चुका है, सर्टेन हाइट पे पहुंचेगा तो अगेन इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अब वापस जब ये बॉब अपने मेन पोजीशन में आएगा तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो बस इसी से हम लोग क्या पता लगता है कि हर एक पॉइंट पे अगर दोनों का सम निकाला जाए तो वो किस पे आता है, mgh, विच इज ऑलवेज कांस्टेंट, चाहे हम पॉइंट B देखें, पॉइंट A देखें या पॉइंट C देखें। और ये कन्वर्शन आप लोगों को बहुत ध्यान में रखना है कि जब भी एक बॉडी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे होती है और वो मतलब नीचे आ रही होती है तो उसका जितना भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। और जब तक बॉडी लाइक नीचे आ जाती है, यहां से यहां तक पूरा आ जाती है, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, लाइक u mgh k इज इक्वल्स टू जीरो। अब जब ये नीचे सरफेस तक आ जाएगी तो u जीरो हो जाएगा बिकॉज कुछ हाइट ही नहीं बची है अब, और k क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्शन हुआ है। बस आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।